हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, अपनी थर्ड मैराथन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है आपकी 2 मैराथन हो चुकी है। जो कि आपकी फर्स्ट मैराथन थी वो आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड थी, आपका पार्ट फर्स्ट। इसके बाद जो आपकी सेकंड मैराथन हुई है वो आपकी रीजनिंग से रिलेटेड होती है, जो कि होती है आपकी तर्क शक्ति एवं विश्लेषणात्मक अभिक्षमता। और ये है आपका पार्ट थर्ड, जिसे आप शैक्षिक योग्यता के नाम से बोलते हो। ये आपका जो है सब्जेक्टिव होता है। जो आपने बीएड में जितने भी आपने दोनों ईयर में सब्जेक्ट पढ़े हैं उन्हीं का कॉम्बिनेशन जो है इसमें आपसे पूछा जाता है। उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे। इसमें जो है आपके पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं। और ये पार्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी है। और इसी के बेस पर जो है आपको गवर्नमेंट या फिर आपको कैंपस आराम से मिल जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो, आप पार्ट थर्ड की प्रैक्टिस, पार्ट बी की प्रैक्टिस, जितने भी आपको PYQ मैंने कराए हैं, आपको सबसे पहले वो सब चीज़ें देखनी है, क्योंकि आपके PYQ रिपीट होते हैं। दूसरा, आप जब PYQ करते हो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होती। आपको समझ में आ जाता है कि हमारा पैटर्न ये है, हमें इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन करने हैं। मैंने सभी प्रीवियस ईयर आपके सोल्व कराए हुए। आपके 22 का हो गया, आपका 21 का, 20 का, और ये भी आपका प्रीवियस पेपर ही है जो मैं आपको सोल्व करा रही हूँ। तो चलिए गाइज, आज की मैराथन को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपको समय पर मिलती रहे। और जिन स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको सारी अपडेट टाइम पर दे दी जाती है। जैसे कि आपके एडमिट कार्ड का लिंक भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है। ऐसी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं आपको वहां पर शेयर करती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आपको इन सब चीज़ों का लिंक जो है आपको या तो आप चैनल के अबाउट में जाकर चेक कर सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 151। इसमें आपका शिक्षा की चुनौतियां प्रकाशित हुई है। तो ये वाली पुस्तक जो है आपकी कब प्रकाशित हुई थी, तो इन्होंने आपसे पूछ लिया। तो ये वाली पुस्तक जो है आपकी प्रकाशित हुई थी आपकी 1995 में। तो आपका इसका डी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादा नहीं पूछे जाते, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कम ही पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप ये PYQ कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि वही क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगला है क्वेश्चन आपका, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में समन्वय व प्रसार के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है। तो इन्होंने पूछा है जो आपके विश्व स्तर पर, जो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पर होता है, उसमें जो है आपकी सबसे ज़्यादा कौन सी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका शिक्षा का स्तर बनाती है, प्रसार करती है, सारी चीज़ों का देख रेख जो है आपकी रखती है, वो कौन सी है, वो आपकी UGC है। UGC क्या करती है, जो भी आपके विश्वविद्यालय स्तर है, यूनिवर्सिटी के हायर एजुकेशन के जो भी पार्ट होते हैं, उसमें आपका UGC ही इन सब चीज़ों की देखरेख करता है। तो इसमें जो है आपका 20 सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका NCERT भी दे रखा है, आपका न्यूपा भी दे रखा है, और द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि आपका शिक्षा मंत्रालय, ये सब चीज़ें भी दे रखी है। तो आपको इनसे रिलेटेड भी आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जो जो यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं उसे भी आपको एक बार देख लेना है कि किस प्रकार से कार्य करती है। अगला है आपका, मैकाले भारत में किस रूप में आया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मैकाले से आपका 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब आपने 2020 वाला भी प्रीवियस पेपर देखा होगा उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, 21 में भी थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता ही है। आपका पूछा है मैकाले भारत में किस रूप में आया था। किस रूप में आया था वो, वाइस राय बन के आया था, सुपरवाइजर बनकर आया था, डायरेक्टर बनकर आया था, फिर या फिर आपका लॉ मेंबर बन के आया था। तो वो जो है आपका लॉ मेंबर बनकर आया था। तो आपका इसमें जो है डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभिप्रेरणा क्या है, आपका मोटिवेशन जो है क्या है। इन्होंने आपसे ये पूछा है, मनोसामाजिक प्रत्यय है आपका, मनोजैविक प्रत्यय है आपका, जैविक प्रत्यय है, या फिर आपका सामाजिक प्रत्यय है। तो आपका अभिप्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, आपका मनोजैविक प्रत्यय है, आपका सामाजिक नहीं है। ये आपका बायोलॉजिकल भी नहीं है आपका, और सामाजिक भी नहीं है। लेकिन ये क्या है आपका साइको, आपका बायोलॉजिकल प्रत्यय है। ये आपका बी जो है इसमें सही हो जाएगा। मनोजैविक प्रत्यय है अभिप्रेरणा आपकी। ठीक है। अगला है आपका, शैक्षिक उद्देश्यों की टैक्सोनॉमी किसने विकसित की थी। तो आपसे टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछ लिया, पहले भी इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको बताना है किसने की होगी, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। क्या बोलते हैं हम, ब्लूम की टैक्सोनॉमी। तो आपका इसमें जो है बी सही हो जाएगा। इसमें जो है आपका ये वाला ऑप्शन सही है। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है शैक्षिक उद्देश्य के लिए विकसित की गई थी। अगला है आपका NCTE। मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पर भी आपको NCTE दिख जाए, टी जहाँ पर भी आपको दिख जाए, वो आपका किससे रिलेट करता है, टीचर से रिलेट करता है। तो वहाँ पर सब क्या आता है आपके, टीचर। ऐसे यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि NCERT की स्थापना आपकी कब हुई थी। तो इन्होंने क्या पूछा है, आपकी स्थापना कब हुई थी।
तो यहाँ पर जो है आपका एनसीईटी की स्थापना आपकी 1973 में हुई थी। तो आपको इसमें सी जो है बिल्कुल सही है, 1973 में ही आपकी एनसीईटी की स्थापना हुई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 157, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है ये, आपको बताना है इसकी स्थापना किसने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, आपकी स्वामी विवेकानंद ने की थी, या फिर राजा राम मोहन राय ने, या फिर श्री अरविंद ने। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने ही आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो आपका इसमें बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, यहाँ पर आपका क्या दिया है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता आपका अनटचेबिलिटी को समाप्त कर इसके किसी भी रूप में प्रयोग पर रोक लगाता है? जो आपकी अनटचेबिलिटी होती है, आपकी अछूत जो अस्पृश्यता के नाम से जानी जाती है, इस पर रोक लगाने के लिए आपका कौन सा अनुच्छेद आया था? तो इसमें आपका अनुच्छेद 17 जो है वो आया था। ठीक है, तो आपका एक आधा जो है संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे आपके इससे रिलेटेड इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको इस टाइप से पूछ लिया जाएगा कि शिक्षा का अधिकार किस में है, कौन से अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अगला है आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन, आपका POA, ये आपका कब आया था? POA आया किस लिए था ये आप मुझे कमेंट कर बताओगे, या फिर मैं यही आपको बता देती हूँ ये आपका कब आया था। जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी 1986, इसके लिए आपका इसकी देखरेख करने के लिए इसमें जो भी कमी थी उसको बताने के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन का यूज़ किया था, और ये आया था आपका 1992। ये आपका इसमें है आया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इसमें भी आपकी वो ही बात की गई थी जो कि आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कही गई थी, लेकिन ये उसे क्या कर रहा था, ये उस पर एक्शन कर रहा था कि ये चीज़ें जो है इस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। 1992 जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको वो भी क्लियर करनी है। और आपकी सबसे इंपॉर्टेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 186 है, इसमें आपका सबसे ज़्यादा काम किया गया था। इंपॉर्टेंट आपकी 2020 वाली भी है, लेकिन जो आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी चीज़ें पूछी जाती है, वो आपकी इसी से अब भी पूछी जाती है। आपका 20 से तो आता ही है, लेकिन आपका 186 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप एंट्रेंस की बात कर लो, UGC नेट की बात कर लो, सभी में जो है आपके इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगला है आपका बड़बड़ाना, आपकी स्टेयरिंग क्या है? आपका इसमें पूछा बड़बड़ाना किस प्रकार का दोष है? तो आपका इसमें जो सबसे पहले दे रखा है वो आपका दे रखा है श्रवण दोष। अगला है आपका वाक दोष, या फिर दृष्टि दोष, या फिर मानसिक दोष। बड़बड़ाना आपका किस चीज़ से होगा? वाक से, बोलने से। कहते नहीं ये तो भाई बड़बड़ा रहा है, तो क्या है आपके वाक से हो गया, बोलने से हो गया। श्रवण से नहीं है, दृष्टि से नहीं है, मानसिक दोष नहीं है। तो आपका इसमें बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, ओडिपस कॉम्प्लेक्स शब्द से अर्थ है। तो आपका इसका मीनिंग बताना है। आप मुझे बताओगे आपका किसने दिया था, मीनिंग मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आपको ये बताना है किसने दिया था। वैसे ये जो है आपका फ्रॉइड ने दिया था। फ्रॉइड ने बताया था कि जैसे कि आपकी बेटी हो गई, बेटी किससे ज़्यादा प्यार करेगी? आपके पिता को। और जो लड़का होता है वह माँ के प्रति ज़्यादा प्रेम दिखाता है। तो ये क्या होती है, ये एक प्रकार की आपकी बीमारी मान लो, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स होता है, ओडिपस इस नाम से बोला जाता है। तो आपके ओडिपस में भी आपके दो तरह के होते हैं, एक इलिका नाम से होता है और एक आपका ओडिपस होता है। और उसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पर ओडिपस का बताना है। ओडिपस में क्या होता है, बेटा जो है अपनी माँ से प्रेम अधिक करता है, वह पिता को समझता है विरोधी। इसमें क्या होता है, बेटा जो अपनी माँ से प्रेम करता है, पिता से नहीं करता, वो उसे विरोधी समझता है। अगर पिता माता के पास आते हैं तो बेटा ये समझता है कि ये गलत कर रहे हैं, ये जो है मुझे माता के पास रहना, तो क्या करता है एक तरह से अपनी भावना व्यक्त करता है। ऐसे क्या होता है, बेटी जो है अपने पिता को प्रेम करती है और माता को विरोधी समझती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपकी सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, ये तरह की बीमारी जो है आपके बताते हैं। तो इसमें जो है आपका बी जो है सही हो जाएगा। दूसरी भी आपकी ये वाली भी इसी टाइप का सेकंड पार्ट हो गया, तो आपका इसमें जो है बी सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162, व्यक्तित्व के चार जैसे इड, ईगो व सुपर ईगो किसने दिया? ये भी आपका फ्रॉइड के ही द्वारा दिया गया था। फ्रॉइड ने ही ये सब कॉन्सेप्ट जो है आपके दिए थे। तो फ्रॉइड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते ही है, तो आपका इसमें जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 163, भारत में शिक्षा तकनीकी का सबसे बड़ा शीर्षक संस्थान कौन सा है? तो इन्होंने पूछा है आपकी शिक्षा तकनीकी से रिलेटेड जो सबसे बड़ा संस्थान है, सबसे बड़ा जो शीर्षक है वो कौन सा है? तो इसमें जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा CIET। CIET जो है आपका सबसे बड़ा जो है शीर्षक है। ठीक है, तो आपका इसमें डी सही हो जाएगा। इग्नू NCET आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, लेकिन जो आपको शिक्षा तकनीक में सबसे बड़ा है वो आपका डी सही है।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सत्यम शिवम सुंदर की प्राप्ति अनुभूति उद्देश्य थे। तो ये आपका पूछ लो किससे आ गया है, फिलोसफी से रिलेटेड आपका आ गया। ये आपने फर्स्ट ईयर में जो है अपने बीएड के पढ़ा होगा। तो इसमें आपको बताना है प्रयोजनवाद है, अस्तित्ववाद में पूछा जाता है, यथार्थवाद में या फिर आदर्शवाद में। तो ये जो है आपका ये पूछा जाता है आदर्शवाद में ही आपके भगवान को मानते हैं, और जहाँ पर भगवान को मानते हैं वो ही आपका सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं। आदर्शवाद में कहा जाता है कि ईश्वर जो है परम है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो इसमें जो है आपका डी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में दे रखे जैसे यथार्थवाद क्या है, जो आपके रियल चीजों पर बात करता है। अस्तित्ववाद में क्या करता है कि मनुष्य का अस्तित्व ही सारी चीजें हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे प्रयोजनवाद हो गया, प्रयोजनवाद में किस पर होता है, व्यवहारवाद से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे वाद जो है आपको याद करना है। इन्हें आप एक लाइन में एक पेज पर लिख लो कि इनका मीनिंग क्या होता है, बस आपको जो उस लाइन को पढ़कर समझ में आ जाए हाँ किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे आदर्शवाद में ईश्वर की बात होगी, मोक्ष की बात होगी, तो ये सब चीज़ें आदर्शवाद में रियल चीज़ों पर जिस पर बात होगी अर्थातवाद, इस तरीके से जो आपको डिवाइड करके लिखने हैं। अगला है आपका निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो आपसे पूछा है कौन सी नहीं है, फेसबुक होगी, याहू हो गई, ऑरकुट हो गया या फिर हाई-फाई। तो इनमें से कौन सी साइट नहीं है ये आपसे पूछा है। तो इसका आंसर जो है आप इजीली दे दोगे। याहू जो है आपकी सोशल नेटवर्किंग नहीं है, बल्कि फेसबुक होगी, आरकुट होगी, हाई-फाई, ये जो है आपकी सोशल नेटवर्किंग है। लेकिन याहू क्या है, आपका एक ब्राउजर हो गया, इस पर आप चीज़ें सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आपका बी जो है इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे, इन्होंने पूछा है कौन थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, जामिया मालिया इस्लामिया के संस्थापक, या फिर आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, या फिर भारत के राष्ट्रपति। तो ये क्या थे, ये आपके थे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। ये राष्ट्रपति थे, वो बाद में बने, लेकिन सबसे पहले क्या बने, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे ये ही थे, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आपकी नेशनल नॉलेज कमीशन, तो ये आपका बोला जाता है NKC, ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसके चेयरमैन कौन थे। ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इस टाइप के आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये आपका UGC में भी आया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। सेम पोर्टोडा जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये कोठारी नहीं है, ये आपका स्वामी विवेकानंद नहीं है, ये तो वैसे भी नहीं है आपका, और ये भी आपका नहीं है। तो इसका सीधा जो आंसर है आपका ए हो जाएगा। और इन्होंने किस पर बात की थी आप मुझे बताओगे। इन्होंने ज़्यादातर एक ही टॉपिक पर जो है बात की थी। बात तो इन्होंने बहुत सारे पॉइंट थे इनके, लेकिन जो ये कमीशन है जो है एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा फेमस था, वो आप मुझे बताओगे किस चीज़ के लिए आया था, ठीक है। अगला है आपका 168 प्रोग्राम लर्निंग, जो है आपकी अभिकर्मित अधिगम उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, बिहेवियर टेक्नोलॉजी का, इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन सिस्टम का, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का। तो ये बताना है आपका किसका ये उदाहरण माना जाता है। तो आपका माना जाता है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का जो है ये बिल्कुल उदाहरण माना जाता है, बाकी जो है ये गलत हो जाएंगे। अगला है आपका प्रतिपुष्टि उपकरण आपका डिवाइसेस किसने दिया था। आपका प्रतिपुष्टि जो आपका फीडबैक डिवाइसेस है वो आपका किसने दिया था, फीडबैक पर किसने बात की थी। तो फीडबैक पर जो आपकी बात की थी वो की थी आपका सी साइबर नेकोटिक्स, जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने दिया था, आपका साइबर नेकोटिक्स। आपको इस टाइप के क्वेश्चन याद रखने होंगे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 170 माइक्रो टीचिंग, आपका सूक्ष्म शिक्षण को किसने बनाया था। इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा माइक्रो टीचिंग की टाइमिंग क्या है, आपके इस सर्कल में आपके कितने पॉइंट आते हैं, वो आपको 6 के 6 पॉइंट जो है याद रखने हैं, 6 आते हैं, और कितनी टाइमिंग में आते हैं वो सब चीज़ें आप मुझे कमेंट में बताओगे। ये सब चीज़ें जो है आपकी खुद से पढ़ने की, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो ये बताना है आपका ये किसने दिया था, ये आपका दिया था पिक एड एलन ने जो है ये आपका प्रस्तुत किया था। माइक्रो टीचिंग जो है इन्हीं के द्वारा प्रत्यय आया था, इन्होंने जो है माइक्रो टीचिंग दी थी। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 171 मूल्य व्यक्ति के अंतर्निहित होते हैं, यह दृष्टिकोण है। इस टाइप के आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्होंने पूछा मूल्य व्यक्ति के अंतर्निहित है, तो ये किस चीज़ में पूछा जाता है, आपका प्रयोजनवाद में, यथार्थवाद में, प्राकृतिकवाद में, आदर्शवाद में। तो ये आपका आदर्शवाद में ही कहा जाता है, और ये आपकी किसी फिलोसोफर की डेफिनेशन है। आप मुझे बताओगे ये डेफिनेशन किसने दी थी, आपकी टैगोर ने, रविंद्र ने, या फिर किसी और ने। आप मुझे बताओगे ये आपकी किसने दी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आदर्शवाद। आदर्शवाद के लिए ही कहा गया था कि मूल्य, इसमें सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, मूल्य। जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ा सत्यम शिवम सुंदरम, तो ये सब चीज़ें क्या थी, एक तरह के मूल्य थे। मूल्य जो है व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं। तो आपका डी जो है इसमें सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका 172 अभिवर्ती मापनी माप करते हैं,
तो किसकी माप करती है वो? आपके ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले एक वस्तु के प्रति व्यक्ति का दृष्टिकोण, एक वस्तु के प्रति व्यक्ति की भावनाएं, अगला है आपका व्यक्ति की समझ, इसके बाद जो है आपका व्यक्ति की भावनात्मक मानसिक स्थिति किसी वस्तु के प्रति। तो इसमें जो है आपका डी सही हो जाएगा। अभिवर्ती मापनी जो है यही माप करती है कि व्यक्ति की भावात्मक जो मानसिक स्थिति है वो किसी वस्तु के प्रति किस प्रकार की है। तो आपका इसमें डी सही हो जाएगा और बाकी सबको एक ही ऑप्शन में इंक्लूड कर रखा है इन्होंने, तो आपका डी ही सही है। ठीक है, अगला है आपका आवश्यकताओं का सोपानीक्रम का संबंध है। आवश्यकता आपकी किसने दी थी? नीड ऑफ थ्योरी जो है आपकी नीड ऑफ हायरार्की भी बोल सकते हो, वो आपकी किसके द्वारा दी गई थी? वो आपकी दी गई थी मैस्लो के द्वारा। ये बहुत ही फेमस है। इन्होंने मैस्लो में कोई बताता है 5 कोई बताता है 6, जो है इन्होंने आपकी नीड बताई थी। सबसे पहले कौन सी नीड होती है? फिजिकल नीड होती है, फिर ऐसे आपकी अलग अलग नीड जो है इन्होंने दे रखी थी। ठीक है, तो आपकी जो है इसमें मैस्लो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 174 द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे? आपकी पुस्तक से रिलेटेड एक बच्चे ने कमेंट करके पूछा था, मैम ये बता दीजिए बुक हम कैसे याद करें, कौन सी बुक याद करें? आपको बुक्स इस तरीके से आप याद करोगे आपको याद होगी भी नहीं। आपको क्या करना है, जितनी PYQ में आपको बुक दिख रही है और जो बाकी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको इनसे रिलेटेड जो है आपको 1-2 बुक देख लेनी है जो कि इनकी फेमस है। बस आपको इसे इतना भी डीपली नहीं लेके जाना कि आप बुक ही याद करते रह जाओ। बुक आपकी आएंगी 1 से 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, वो आपके एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, लेकिन आपकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपका इसमें इस तरीके से जैसे यहाँ पर द रिपब्लिक आ गई तो आपको इस तरीके से याद रखनी है किसके जितने भी PYQ में आपको बुक बताई है उसके जितने ऑप्शन है आपको उनके जो है एक बार बुक देख लेने हैं। ठीक है, अगला है इसमें जो है आपका आंसर था वो था आपका प्लेटो। द रिपब्लिक किसने दी थी? आपके प्लेटो ने आपके दी थी। ठीक है, आप ऐसे पावर फेरो की देख लोगे, ये सब जो है आपको चेक करने हैं इन्होंने कौन सी बुक आपकी दे रखी है। अगले पर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 175 चार्वाक दर्शन के अनुसार मनुष्य है। आपके दर्शन जो है 6 प्रकार से मेनली डिवाइड है, ज़्यादा भी है लेकिन आपके जो 6 हैं वो है उसमें भी आपके ये भी कर रखे कि भगवान को मानने वाले अलग है, नास्तिक अलग है, आस्तिक अलग है। तो इस प्रकार से ये आपके डिवाइड किए हुए हैं। तो इसमें जो है आपका चार्वाक किस चीज़ को मानता है कि मनुष्य जो है भौतिक शरीर से बना हुआ है। किस चीज़ से बना हुआ है? भौतिक शरीर से बना हुआ है। तो 175 का जो है ए हो जाएगा। आगे चलते हैं आपका 176 से काम्टे ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया था? आपका ये वाला काम्टे का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, 2022 में भी आया था। आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपने शायद बीएड में इतना डीपली नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आप एमएड करोगे तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप समझोगे। तो आपका काम्टे में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1937। तो ये आपका हुआ था 1837। 1837 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो आपका सामाजिक काम्टे का सामाजिक शब्द का प्रयोग किस सन में हुआ था? आपका 1837 में आपका हुआ था। अगला है आपका 177 यूनेस्को का अर्थ है। आपसे सिंपल सा पूछ के यूनेस्को का अर्थ, ये आपका जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो गया। तो आपको बताना है इसका मीनिंग क्या है। तो ये आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल सर्टिफाइड एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका इसमें डी जो है आपका सही हो जाएगा, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 178 शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, टैगोर जो थे शांति निकेतन के संस्थापक थे। अब इन्होंने ये बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हें ये देखना है कि इन्होंने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया, दूसरा इन्होंने किस चीज़ की स्थापना की। गांधी हो गया आपके वृद्धा योजना से रिलेटेड, ऐसे ही विवेकानंद से ऊपर क्वेश्चन आया था, ये आपके किस चीज़ से रिलेटेड थे? राम परमहंस की स्थापक ये थे। ऐसे दयानंद से देखना है आपको, ये आर्य समाज के थे। इस टाइप के जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपका ऑप्शन पर भी इन पर ध्यान देना है अगर आप गवर्नमेंट सीट चाहते हो। अगला है आपका 179 उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। ये आपकी जो दी है आपका परिभाषा है, ये आपकी किसने दी है? ये आपका ठोट जो है बहुत ही फेमस है, आपको पता होगा ये किसने दे रखी है? आपकी विवेकानंद ने दे रखी है। इस टाइप की जो है आपके फिल्म वगैरह में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुए, तो आपको ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता होगा। विवेकानंद के सबसे ज़्यादा आपके ठोट ऐसे है, ऐसे आपके लोगो है जो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप क्या है 180 का शिक्षा एक शक्ति के रूप में व्यक्ति को आत्मनिर्भर व निस्वार्थ बनाती है, किसमें कहा गया है? इन्होंने पूछा है ये किसमें कहा गया है?
ऋग्वेद में, उपनिषद में, वेदांत ने या फिर सामवेद। तो ये बात जो कही थी आपके ऋग्वेद में कही थी। ये वाला क्वेश्चन जो है इजीली नहीं होगा क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा डीपली पूछ लिया, कोई आपका ऋग्वेद को पढ़ के नहीं बैठा। तो ये इस टाइप के 2-4 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। आपको इन क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग गैसिंग पावर का यूज़ करके लगा सकते हो। अगर नहीं हो रहा आप फिर भी कोई ना कोई ऑप्शन लगा कर आइए क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आते ही है जिसका आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। अगला है आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किस वर्ष बेसिक शिक्षा की वृद्धा स्कीम प्रस्तावित की? तो आप वही आ गया आपकी बेसिक शिक्षा या फिर आप वृद्धा योजना बोल लो। ये आपकी जो है कब आई थी? ये आपकी आई थी 1937 में जो है आपकी स्थापित की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका टैगोर थे। आपसे पूछा टैगोर थे सरकारी अफसर, सुधारक, कवि या फिर राजनीतिज्ञ? तो क्या थे वे? आपके थे आपके कवि। टैगोर जो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, आपका क्या लिखा था? आपका राष्ट्रीय गान लिखा था। तो आपका जो है सी सही हो जाएगा, कवि थे। ठीक है, अगला है आपका 183 में क्या पूछा? आपके माध्यमिक शिक्षा आयोग किस वर्ष में अपनाया गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से बताते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। वैसे इसे क्या कहते हैं? मुदारेर आयोग के नाम से आपका ये जाना जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए। तो ये कब आया था आपका? ये आया था आपका 52 से लेकर 53 में आपका बना था। ये वाला आयोग जो था ये आपका किस पर फोकस करता था? सिर्फ आपकी माध्यमिक शिक्षा पर। ये एकमात्र ऐसा आयोग था जिसने बाकी आपके आयोगों को, आपकी जो जैसे प्राथमिक हो गया, आपका विश्वविद्यालय हो गया, उन आपके पार्ट को छेड़ा भी नहीं था। सिर्फ आपका ये था माध्यमिक आयोग पर ही ये बातें करता था, सिर्फ माध्यमिक आयोग पर ही इसका फोकस था। ठीक है, तो इसका बी जो है सही हो जाएगा। अगला है आपका 184 का मनोविज्ञान का प्रथम क्रमबद्ध स्कूल कौन सा है? तो इन्होंने पूछा है जो मनोविज्ञान का सबसे पहला स्कूल था वो आपका कौन सा था? तो आपका यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आपका स्ट्रक्चरलिज्म जो है आपका सबसे फर्स्ट था। आपका ये व्यवहारवाद, गेस्टालवाद सबसे बाद में आए थे, लेकिन जो आपका स्ट्रक्चरलिज्म था ये आपका सबसे पहले आया था। मनोवैज्ञानिक का सबसे पहला स्कूल ही यही माना जाता है। अगला है आपका 185 का पियाजे की ज्ञानात्मक विकास की आपकी कंक्रीट ऑपरेशन का किस वर्षों में आया था? जो आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल जो आपका वर्ग है वो आपका पूछा है इन्होंने कब आया था। पियाजे की कितनी अवस्था है ये मैंने आपको पहले कई बार बता रखा है, तो आपको बताना है इसमें जो आपका कंक्रीट ऑपरेशन है वो आपका कब आया था। तो वो आपका आया था 7 से 11 वर्ष वाले बच्चों में इंक्लूड होता है कंक्रीट ऑपरेशन, 7 से 11 वाले। ये आपकी थर्ड स्टेज हो गई। ठीक है, तो आपके प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको प्याजे को क्लियर करना है क्योंकि आपके बीएड में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आपका पार्ट होता है प्याजे हो गया, कोलबर्ग हो गया, स्कीलर हो गया, ये सब क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। तो इनसे रिलेटेड आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए जो आप इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो अपना आंसर दे सको। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं 186 लगाओ सुरक्षा कवच है, ये शब्द किन के हैं? तो इन्होंने पूछा है ये शब्द किन के हैं, तो आपको ये देखना है लगाओ सुरक्षा कवच किस चीज़ से रिलेट करता था। अगर आप इस तरीके से कर पाओगे तो आपका जो है हालो जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका डी जो है इसमें सही है, ये इनके शब्द थे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको टफ लगते होंगे क्योंकि ये बहुत सी चीज़ें जो है आपने नहीं पढ़ी इतना डीपली, क्योंकि बीएड में ही बच्चे क्वेश्चन बैंक रिफ्रेशर सीरीज से ही अपना क्लियर करते हैं। लेकिन अगर आपने बुक वगैरह डीपली पढ़ी होती तो आप इन क्वेश्चन को आराम से कर लेते हैं। ठीक है, अगला है आपका 187 का जो है आपका एनसीईआरटी ने किस वर्ष में एनसीएफ बनाया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एनसीएफ आपका कब आया था? 2005 में जो है आपका एनसीएफ आया था। ठीक है, किसने बनाया था? आपका एनसीईआरटी ने बनाया था। एनसीएफ किसके बेस पर था? बच्चों के लिए था। ठीक है, ऐसे टीचरों का एनसीएफ अलग है, वो आप मुझे बताओगे टीचर के लिए कौन सा एनसीएफ आया था और किस ईयर में आपका आया था। अगला है आपका 188 का दर्शन का अर्थ है। दर्शन का अर्थ क्या है आपका? विवेक से प्रेम, प्राकृतिक से प्रेम, मानव से प्रेम या फिर ज्ञान से प्रेम। तो इन्होंने पूछा है किससे आपका प्रेम होना चाहिए अगर आप दर्शन का अर्थ बता रहे हो। तो दर्शन के अर्थ में आपका विवेक से प्रेम होना चाहिए। मनुष्य के अंदर विवेक जो है स्थापित होना चाहिए, वही आपका दर्शन का अर्थ है। आपका बी जो है इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189। मैडम मोंटेसरी थी, आपसे पूछा है कौन थी? तो इसमें जो है आपका सबसे पहले हो गया जर्मन मनोचिकित्सक या फिर इटालियन चिकित्सक या फिर अंग्रेजी शिक्षाविद या फिर आपके फ्रांसीसी दार्शनिक। तो इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। ये क्या थी? आपकी इटालियन चिकित्सक थी। ये आपकी इटालियन आपके डॉक्टर जो है मानी जाती थी। तो आपका बी जो है ये सही हो जाएगा। अगला है आपका 190 आर्य समाज के कौन संस्थापक थे? इन्होंने पूछा है आपके इसमें कौन संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर आपका कबीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद
किस पर बोलने के लिए प्रसिद्ध थे? किस पर बोलने के लिए प्रसिद्ध थे? उन्हें वेद का ज्ञान था, वेदांत का, गीता का या फिर रामायण का। आपको स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको इसमें बताना किससे था। उन्हें वेदांत से रिलेटेड आपको कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जो है वेदांत से रिलेटेड ज्यादा थे, इन सब का भी प्रसिद्ध थे, लेकिन सबसे ज्यादा वो वेदांत पर बातें किया करते थे। तो आपका सी जो है सही हो जाएगा। अगला है आपका 192, आचार्य राममूर्ति कमेटी की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रकाशित हुई? तो इन्होंने पूछा आपकी किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी, तो ये प्रकाशित हुई थी आपकी 190। तो इसमें जो है आपकी 1990 में आपकी आचार्य राममूर्ति कमेटी की रिपोर्ट जो है प्रचारित हुई थी। ये आपके कब, जो आपने POA पढ़ा है आपने 192 का, उससे पहले ही आपकी आचार्य राममूर्ति कमेटी आई थी। उसके बाद जो है आपकी ये वाले कमेटी के थ्रू आपका POP आया था। इसके बाद आपकी दूसरी कमेटी आई थी। ठीक है, पहले जो आई थी आपकी न्यू एजुकेशन 19086 के बाद जो आई वो आपकी 190 वाली आई। इसके बाद आपकी 92 वाली आई। ठीक है, ये वाली आपके आचार्य राममूर्ति कमेटी ने रिपोर्ट जो है आपकी पॉलिसी के ऊपर दी हुई थी। तो आपका इसमें जो है सी सही हो जाएगा। अगला है आपका 193, किसने माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ लिखी थी? ये वाली पुस्तक जो है आपकी बहुत ज़्यादा कंपटीशन में पूछी जाती है। आप नेट GRF की बात करोगे तब भी ये वाला क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा चुका है। ऐसे ही आपका एंट्रेंस में भी आएगा, B.Ed में पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका आता ही है। तो ये किसने दी थी? आपकी महात्मा गांधी ने लिखी थी ये बुक, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी, वे इन सब ने ये बुक नहीं लिखी। सबसे ज़्यादा इस बुक से जो क्वेश्चन आता है वो आता ही है। आपका B जो है सही हो जाएगा, महात्मा गांधी जो है इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उपलब्धि, अभिप्रेरणा, अचीवमेंट, मोटिवेशन का सिद्धांत किसने विकसित किया? आपका किसने विकसित किया था? आपका डेविड C मैक्लीलैंड ने, मारे ने, जंग ने, आपका सेल्डन ने। तो ये सिद्धांत जो था आपका डेविड C आपका मैरीलैंड ने जो है आपका दिया था। आपका इसमें जो है ए सही हो जाएगा। अगला है आपका स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो ये क्वेश्चन अभी आपको ऊपर गया था। इन्होंने जिस चीज़ की स्थापना की थी ये उन्हीं के शिष्य थे। इन्होंने अपने गुरु के ऊपर ही उस चीज़ की स्थापना की थी। तो आपका इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्थापना इन्होंने की थी और ये इन्हीं के शिष्य थे। ठीक है, अगला चलते हैं आपका 196, आपका विश्वविद्यालय अनुदान UGC की किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो आपका UGC बताया मैंने आपको किससे रिलेटेड है? हायर एजुकेशन, जितने भी आपके अनुदान देने होंगे, रिसर्च कराने होगी बच्चों को, टीचर से रिलेटेड आपके हायर एजुकेशन में विश्वविद्यालय स्तर पर आपका UGC आता है। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कब हुई थी इसकी स्थापना, आपसे पूछी गई है। तो आपकी ये जो बिल्कुल सही है, 1956 में जो है आपकी UGC आयोग की स्थापना की थी। लेकिन आपको याद रखना इससे पहले ये आ चुका था, लेकिन तभी एक परिषद के रूप में था, आयोग में नहीं था। तो इन्होंने आपसे आयोग पूछा है, तो आपको बस 56 ही याद रखना है। आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा पहले ये किस नाम से था या क्या आया था, कौन लेके आया था, इतना नहीं पूछेगा आपसे ये। अगला है आपका 197, पियाजे के ज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में सोच, थिंकिंग से संकेतीकरण, आपका प्रतीकीकरण होता है? तो आपसे पूछा जो आपकी थिंकिंग से रिलेटेड है ज्ञानात्मक में, उसमें जो है आपका प्रतिकरण, जो आपका सिमुलाइजेशन होता है, द सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो ये आपकी स्टेजेस दी हुई है। तो आपके पूछा है जिसमें आपका थिंकिंग डेवलप होती है। थिंकिंग किस में होगी? आप प्री ऑपरेशनल में जो है आपकी आने स्टार्ट हो जाएगी। तो इन्होंने पूछा है कब उसका संकेतीकरण हो जाता है, आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं। लेकिन जब आपकी फॉर्मल की बात करते हो तो उसमें जो है आप थिंकिंग भी कर पाओगे, आप सोच भी, चिंतन वगैरह जो है वो आपके हायर हो जाती है। लेकिन आपका जो आपका आता है वो आपका बी में आने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगला है आपका 198, व्यक्तियों में अंतर होता है। इन्होंने पूछा व्यक्तियों में अंतर होता है मात्रा, डिग्री में, न कि प्रकार में, प्रकार में न कि डिग्री में, मात्रा व प्रकार में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपसे पूछा है जो व्यक्ति होते हैं उसमें अंतर किस प्रकार में पाया जाता है? मात्रा डिग्री में, ना कि प्रकार में। उसमें किस चीज में पाएगा? आपका मात्रा डिग्री में, ना कि प्रकार में। जो आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। प्रकार में अंतर नहीं होता, उनकी मात्रा डिग्री वो किस प्रकार के है, वजन, हाइट, इन सब में जो है आपका अंतर होता है। अगला है आपका 199, आपका रूसो ने गौरवान्वित किया है किस चीज से? जो है आपके रूसो रिलेटेड थे। आप याद रख लेना, जहां पर आपको रूसो दिख जाए वहां पर आप प्राकृतिक पर चले जाना। रूसो के द्वारा ही आपका प्रकृतिवाद सबसे ज्यादा फेमस हुआ है। तो आपको याद रखना जहां पर रूसो आपको दिख रहा है तो वहां पर आप प्रकृतिवाद के साथ चले जाओगे। ठीक है, तो आपका इसमें बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 200, किसने कहा था कि दार्शनिक शैक्षिक अभ्यास का मार्गदर्शन है? बटलर ने, रूस ने, डेवी ने या फिर आपका जॉन एडम्स ने? तो आपका इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। बटलर ने ही आपका कहा था कि दर्शन जो है शैक्षिक अभ्यास का मार्गदर्शन है।
तो आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, आपको इनकी सबकी थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपका जो है एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। आपको इन चीज़ का होना चाहिए। अगर आपने बीएड में पढ़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब चीज़ें जो है आपको इतनी टफ नहीं लगेगी अगर आपने बीएड में अच्छे से पढ़ा है। लेकिन बीएड में अगर आपने कम पढ़ा है तो आप थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर को आप एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिए। जिन्होंने वीडियो देख रखी है वो दोबारा वीडियो देखिए और दोबारा देखिए आपका ये वाला आंसर सही हो रहा है या नहीं। जो मैं आपको बता रही हूँ आपको उससे पहले जो आंसर देना है, तो इस तरीके से जो आप अपनी दोबारा से रिवाइज कीजिए, सारी चीज़ें देखिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है दोबारा से हो जाए, सारे क्वेश्चन जो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 201 बुद्धि का सोपानिक हायरार्की सिद्धांत आपका किसने दिया था? आपका इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपको कई सारे थ्योरी मिल जाएगी, आपको कई सारे सिद्धांत मिल जाएंगे। तो आपको बताना है कि जो आपकी हायरार्की दी थी वो आपकी किसने दी थी। जो आपकी हायरार्की थी वो तो आपकी दी थी बर्ट एवन बर्बर ने, लेकिन जैसे कि आपकी गिलफोर्ड का भी त्रियामी आपका सिद्धांत हो गया, ऐसे आपकी थ्योरी पूछी जाती है कि फर्स्ट फैक्टर की थ्योरी किसने दी है, जिसमें 2 फैक्टर है, वो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। तो इस तरह इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किसने आपकी कौन सी थ्योरी दी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 202 बुद्धि लब्धि जो आपका आईक्यू का प्रत्यय है वो आपका किसने दिया था? तो इन्होंने आपसे पूछा है आईक्यू का प्रत्यय आपका किसने दिया था। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बीने भी दिख रहा है और आपका स्टैंड भी दिख रहा है। इन दोनों में ही आपको डाउट बनेगा। बीने ने जो है आपका ये नहीं दिया था, जबकि आपका आईक्यू का जो था वो आपका दिया था विलियम स्टर्न ने, जो आपका बुद्धि लब्धि दी थी। आपका आईक्यू का प्रत्यय विलियम के द्वारा ही दिया गया था। तो आपका इसमें जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको बीने का भी याद रखना है, बीने ने आपका क्या दिया था। इसी तरीके से जो आपका आईक्यू का प्रत्यय बनता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मैडुगल ने किस वर्ष में कहा था कि मनोवैज्ञानिक व्यवहार का अध्ययन है? तो ये वाली डेफिनेशन इन्होंने किस वर्ष दी थी ये आपसे पूछा है। तो आपका इसमें जो है 1905 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1905 में ही आपका ये कथन कहा गया था। ठीक है, तो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 204 प्रगतिशील आपकी शैक्षिक आंदोलन की शुरुआत जो थी आपकी किसने की थी? इन्होंने पूछा है स्टार्टिंग किसने की थी आपकी प्रगतिशील शैक्षिक आंदोलन की। यहाँ पर जॉन डीवी हो गया, विलियम वुंट हो गया, रूसो हो गया, महात्मा गांधी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जॉन डीवी। जॉन डीवी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आपकी प्रगतिशील जो है जॉन डीवी के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 205 किसने कहा था किसको अवस्था तूफान व तनाव का काल है? ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपका सी टेट में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये ऐसे कैसे उठा के आपका किसी भी टेट में, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, इसमें आपका पूछ लिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्टेने होल। स्टेने होल ने ही आपका ये कथन दिया था कि किस अवस्था में तूफान व तनाव की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि उसमें बच्चे को समझ में नहीं आता उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस कारण से हो रहे हैं। जो भी आपके परिवर्तन हो रहे हैं इसी वजह से जो इसे परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। तो आपका इसमें जो है ए, तो इसमें जो है आपका बी सही हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। ईड, ईड क्या है आपसे पूछा है। आपका जो फ्राइड ने दिया था ईड, ईगो, आपका सुपर ईगो, ये आपके 3 प्रत्यय आपके फ्राइड के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, तो आपको बताना है ईड जो है वो क्या है। आपका इसमें ए ऑप्शन है आदिम विवेकी व्यक्ति, या फिर आपका विकसित अविवेकी व्यक्ति, या फिर आपका आदिम जो आपका प्राचीन है अविवेकी व्यक्ति, या फिर आपका विकसित अविवेकी व्यक्ति। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका इसमें जो है सी बिल्कुल सही दिया है। आदिम प्राचीन जो है आपका अविवेकी व्यक्ति जो है इसका मीनिंग होता है। तो आपको इसमें सी जो है सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता किसे माना जाता है? तो आपका शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता आपका किसे माना जाता है? ये वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है आपका जॉर्ज पाइने जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत से इसमें अगस्त्य कामटे पर चले जाएंगे, ये नहीं, आपका ए जो है इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 208 शैक्षिक समानता है। तो आपकी शैक्षिक समानता का क्या मीनिंग है आपको बताना है। शैक्षिक समानता आपके मात्र औपचारिक अधिकार है, मूल अधिकार है, मात्र कानूनी अधिकार है, या फिर मान निर्देशात्मक सिद्धांत है? तो आपको इसमें से बताना है कौन सा आपका करेक्ट है। तो इसमें जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। शैक्षिक समानता आपका मूल अधिकार है। ठीक है, तो इसमें बी जो है बिल्कुल सही है। अगला है आपका किसके अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है? ये भी आपकी डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है। किसने कहा था कि विद्यालय जो है समाज का लघु रूप है? तो इसमें आपका कांट आ गया, पेस्टोलॉजी आ गया, फ्लोबेर आ गया, आपका जॉन डीवी आ गया। तो ये जो कहा था कथन, ये कथन आपका दिया था जॉन डीवी ने। आपका ये कथन दिया था कि विद्यालय जो है समाज का एक लघु रूप है। जो आपका विद्यालय उसमें आपको समाज का एक छोटा रूप देखने को मिल जाता है, वो आपका एक पूरा समाज होता है। अगला है आपका अगला क्वेश्चन है डेवलपमेंट माइलस्टोन टर्म आपकी किसने दी थी? तो ये वाली टर्म जो है आपकी किसने दी थी? आपकी एरिक्सन
ने दी थी, आपके जुंग ने दी थी, आपके फ्रॉम ने दी थी या फिर आपकी केटल ने दी थी। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। एरिक एरिक्सन ने ही आपका डेवलपमेंट माइलस्टोन टर्म जो है आपकी दी थी। ठीक है, तो आपका ए आ जाएगा। एरिक एरिक्सन ने आपकी एक पूरी थ्योरी दी है, आप मुझे बताओगे एरिक एरिक्सन ने जो है आपकी कौन सी थ्योरी दी हुई है। ठीक है, चलिए अगले पर चलते हैं। आपका क्रम का सिद्धांत किस दर्शन का अतरंग हिस्सा है? तो आपका पूछा है क्रम सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है, किस दर्शन में आपके क्रम सिद्धांत जो है आपका महत्वपूर्ण है। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। वेदांत में ही, आपके वेदों में ही बताया जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आप फल पाओगे, वैसे ही आपके आगे मोक्ष मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी जीवन चलता है। तो यहाँ पर जो है आपका वेदांत जो है आपका सही हो जाएगा। आपका बुद्धिज्म बिल्कुल करेक्ट है, इसका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। आपका अनकल्चर का अर्थ क्या है? अनकल्चर का अर्थ क्या है आपका? हम पूर्वजों से जो सीखते हैं, हम अपनी संस्कृति से जो सीखते हैं, हम दूसरे समाज से जो सीखते हैं, या फिर हम उच्च जातियों के रीति रिवाज से निम्न जातियों के लोग जो अपनाते हैं। तो इसमें से बताना था आपका करेक्ट आंसर कौन सा है। इसमें है आपका सी, जो हम दूसरे समाज से सीखते हैं वही आपका अनकल्चर का अर्थ माना जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें जो है सी सही हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। भारतीय दर्शन के न्याय शब्द का अर्थ है, आपसे पूछा है न्याय का क्या अर्थ है, न्याय का मीनिंग क्या है यहाँ पर। तो न्याय का मीनिंग क्या होता है, जब आप अपने पूरे सारे पढ़ते हो, न्याय पढ़ते हो, आदर्शवाद पढ़ते हो, इनमें आपका जब न्याय आता है तो न्याय का जो अर्थ होता है आपका विश्लेषण, आपका विश्लेषण करना ही न्याय का मीनिंग है। ठीक है, अगले पर चलते हैं। आपका किसके द्वारा प्रकृतिवाद व आदर्शवाद का माध्य है प्रयोजनवाद? किसके अनुसार ये कथन दिया गया था कि जो आपकी प्रकृतिवाद है, आदर्शवाद है, इन दोनों का मध्य क्या है आपका प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद में कुछ बातें आपकी प्रकृति की मान ली जाती है, कुछ बातें आपके आदर्शवादी की, तो इसके बीच में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका किसने कहा था? ये कथन जो था आपका, ये कहा था आपका विलियम जेम्स ने आपका ये कथन दिया था। ठीक है, ये आपका जॉन डीवी भी नहीं है, किलपैट्रिक भी नहीं है, आपका पियर्सन भी नहीं है। तो आपका बी जो है इसमें सही हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। आपकी 215 वास्तविकता अभी भी बन रही है, किसका तर्क है? आपसे पूछा है किसका ये तर्क है, प्रयोजनवाद का, आदर्शवाद का, प्राकृतिकवाद का, अस्तित्ववाद का। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रयोजनवाद में ही आपकी रियलिटी जो है बनी रहती है, इसमें आपकी रियलिटी चीज यूज होती है। अगला है आपका 216 किसी भी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती जो राज्य के धन से संचालित है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? आपको बताना है किस अनुच्छेद में आपका दिया गया कि किसी भी शैक्षिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती जो राज्य के धन से संचालित है। जो आपके राज्य में आपके शिक्षा से रिलेटेड जो भी आपका धन होता है उससे हम कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। ये आपके किस अनुच्छेद में इंक्लूड है? ये आपका है बी। आपका अनुच्छेद 28 में जो है आपका ये दिया गया, आपका आर्टिकल 28 में जो है आपका ये बात कही गई है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 217 शिक्षा सूचना का भंडार दिमाग में डालना नहीं है जो जीवन भर वहाँ बिना पचे सड़ता रहे। इन्होंने क्या कहा, शिक्षा जो है एक सूचना का भंडार नहीं है सिर्फ कि जो आप उसके दिमाग में डालोगे और जीवन भर वहीं सड़ा रहे और वो पचे बिना। तो ये चीज आपकी कही थी, ये किसने कही थी? आपसे पूछा है यहाँ पर। तो ये कथन जो आपका दिया था ये आपका स्वामी विवेकानंद ने दिया था कि हमें सिर्फ बच्चों को सूचना नहीं देनी है, हमें बच्चों को उस लायक बनाना है, उसके वास्तविक जीवन से जोड़ना है। बच्चे जो है चीजें समझ पाए, अपने जीवन में लागू कर पाए। ऐसा नहीं कि आपने किताबें पढ़ाई, नॉलेज पढ़ाई, बस उसके दिमाग में रह गई, उसका वो यूज ही नहीं कर पा रहा, तो वो चीजें नहीं होती। तो इस वजह से जो है आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। 218 किसने कहा था कि दर्शन सामान्य सत्य की खोज में निरंतर प्रयास है? तो ये भी आपका कथन जो बहुत ज्यादा आपके इसमें पूछे गए। आपका एक कंट ने कहा था, पेस्ट्रोलॉजी ने कहा था, आपका रीमेंट ने कहा था, या फिर आपका एरिस्टोटल ने कहा था। तो आपका इसमें जो है बी सही हो जाएगा। आपका रीमेंट ने जो है ये कथन कहा था। आपके इसमें देख पा रहे हो, इसमें आपके कथन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन आपका जो 2018 के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, उसमें आपके इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पूछे तो जाएंगे लेकिन इतने नहीं पूछे जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन पेपर जो है 2018 का है, तो इस वजह से जो है आपके ये बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन आपको जो है 2018 से पहले के आपके प्रीवियस पेपर करने ही नहीं है। आपको कौन से क्वेश्चन पेपर करने हैं? आपको एक तो 2022 वाला करना है जरूर, और आपको 21 वाला और 20 वाला, ये आपको 3 पेपर तो पक्का ही करने हैं। और इससे पहले जितने भी आपको अगर मिलते हैं 19 का कर लो आप, एक कर लो आप 2018 का। लेकिन इससे पहले जो है प्रीवियस पेपर आपके लिए काम के नहीं है, क्योंकि पैटर्न जो है आपका पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आपके उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके 2022, 21, 19 इन्हीं के पैटर्न पर पूछे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 219 आपका पूछा है आधुनिक दर्शन के पिता
कौन कहे जाते हैं? तो आपसे पूछ रहे आधुनिक दर्शन के पिता आप किसे कहोगे? आपके कहे जाते हैं आपके डेस्कोर्ट्स को ही आपके आधुनिक दर्शन के पिता कहे जाते हैं। आपके ये सब ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। कौन सा शिक्षा दर्शन पूर्व निर्धारित मूल्यों की प्राप्ति व शिक्षा का उद्देश्य स्वीकार नहीं करता? इन्होंने पूछा है कौन सा स्वीकार नहीं करता, तो इसमें जो है आपका बी सही हो जाएगा। प्रकृतिवाद ही ऐसा जो आपके निर्धारित मूल्य जो पहले से निर्धारित हो रहे हैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। ये सीधा क्या कहता है कि बच्चे को है प्रकृति में छोड़ दो, प्रकृति उसे ऑटोमेटिक सिखा देगी। बच्चे को जो है चीजें करने दो, बच्चा तभी सीखेगा। जो आपके पहले से निर्धारित मूल्य है बच्चों को उन पर थोपना नहीं है। ये आपके टीचर को भी मानते नहीं है कि हमें टीचर की आवश्यकता है, टीचर को ये बिल्कुल सही नहीं मानते, ऐसे आपकी बुकों को भी नहीं मानते। तो इसमें जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले पर चलते हैं। आपका अगले में क्या पूछा है? आपका 216 से लेकर 2015 तक के आपके जो दशक थे उसमें सार्क ने किस दशक के रूप में निर्धारित किया गया था? तो ये किस दशक के रूप में किया गया था? बालिका के में आपका, या फिर बाल अधिकार में आपका, गरीबी उन्मूलन, या फिर विकलांगता? तो आपका इस तरीके से पूछा है, तो आपको इसमें बताना है कौन सा आपका इसमें दशक में इंक्लूड किया गया था। तो इसमें आपका किया गया था इंक्लूड गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन उस टाइम पर ज़्यादा थी, तो इस वजह से जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला चलते हैं आपका गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो इसमें आपके महावीर आएगा, कौटिल्य, नागार्जुन, या फिर कनिष्क? इसमें जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है आपका महावीर। महावीर जो है गौतम बुद्ध के समकालीन ही थे, तो आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बालावस्था के संदर्भ में आपकी मारिया मोंटेसरी ने अपनी शिक्षण विधि किस पर आधारित की है? इन्होंने पूछा है आपकी किस पर आधारित दी है, आपसे ये पूछा है, तो आपको इसमें बताना है किस पर की है। आपका ए हो गया आपका मानववाद, दूसरा आपका प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, या फिर आपका अस्तित्ववाद। तो ये इन्होंने जो है अपनी थ्योरी दी थी, वो आपकी थ्योरी दी थी प्रकृतिवाद से रिलेटेड। इन्होंने कहा था कि बच्चा जो है आपके खेल खेल में सीखेगा, आपके पर्यावरण में रहकर सीखेगा, तो बी जो है इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका न्यू इंडिया के लेखक निम्न में से कौन थे? तो आपसे पूछा है लेखक कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, मदन मोहन मालवीय जो है इसमें बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया के लेखक जो थे ये ही थे। अगला चलते हैं आपका जॉन लॉक। यहाँ पर आपका जॉन लॉक है, ने किस सिद्धांत की दार्शनिक आधारशिला लिखी थी? तो आपका इसने किस पर लिखी थी? गणतंत्र पर, कल्याण पर, आपका जनतंत्र पर, या आपका संवैधानिक राजतंत्र पर? तो इन्होंने जो आपकी आधारशिला रखी थी वो रखी थी आपके जनतंत्र पर। आपका इसमें जो है बी सही हो जाएगा। इन्होंने यही आपकी दार्शनिक आधारशिला रखी थी। अगले पर चलते हैं। आपका भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संसद को नागरिकता के अधिकार से सशक्त किया गया है? आपका नागरिकता का अधिकार किसमें पूछा गया है? आपका इसमें जो है इसमें जो है आपका 8 सही हो जाएगा। 8वें अनुच्छेद में ही आपकी नागरिकता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आप देख पा रहे ये क्वेश्चन जो है थोड़ा ओल्ड पैटर्न पर है, क्योंकि पेपर भी आपका ओल्ड ही है, लेकिन आपके जो न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े डिफरेंट आ रहे हैं। तो आपको 22 वाला, 21 वाला, 20 वाला, 19 वाला, ये सब जो है आपको पेपर जरूर करने हैं। आपके इनसे भी प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन वे क्वेश्चन जो है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 227, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग किससे संबंधित है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं, तो यहाँ पर भी दे रखे कुछ क्वेश्चन आपके सेम मिलेंगे, कुछ आपका पैटर्न बदल चुका है। जो पैटर्न बदला है आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। स्कैनर नहीं दिया था आपका, आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, ओएस के नाम से याद रख सकते हो, या फिर सो। एस से क्या बनेगा स्कैनर, ओ से क्या बनेगा ऑपरेटिंग कंडीशनिंग। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग भी है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहना। आप ओएस करके याद कर लो या फिर एसओ करके। ठीक है, अगला चलते हैं। आपके अमेरिकन आपकी प्रसिद्ध महिला हेलन केलर थी, क्या थी आपकी? श्रवण विकलांग थी आपकी, केवल दृष्टिहीन थी आपकी, या फिर आपकी डेफ ब्लाइंड थी, दृष्टिहीन में श्रवण विकलांग दोनों थी आपकी, या ओस्टिक थी? तो आपको इसमें से बताना है कौन सा आपका सही है। तो इसमें जो है आपका सी सही हो जाएगा। वो दृष्टिहीन भी थी, वो श्रवण विकलांग भी थी, ना तो वो देख पा रही थी ना ही वो सुन पाती थी। तो आपको इसमें जो है सी सही हो जाएगा। अगला चलते हैं। आपका फिशचे क्या थे? तो इन्होंने आपसे फिशचे पूछ लिया। इस टाइप के क्वेश्चन आपके अब नहीं पूछे जाते, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, जर्मन दार्शनिक। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। अगला है आपका 230, समाज शिक्षा की रचना करना व शिक्षा समाज का यह कथन किसका है? इन्होंने पूछा है कथन किसका है? आपका करो का, या फिर आपका डेविस का, अर्बन का, या फिर आपका गिसबर्न का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। बी जो है इसमें सही हो जाएगा। ऑनबर्न ने जो है आपका ये कथन दिया था। ठीक है, तो चलिए अगले पर चलते हैं। आपका रेटिंग स्केल किसके मापने के लिए प्राय प्रयोग किया जाता है? ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनटीएम भी आपका पूछता है।
तो आपको ये याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन सेम आपका दिया गया था आपका 2022 में जो आपका यूजीसी नेट हुआ था, सेम ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपको बताना इसमें जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा। आपसे को बताना है रेटिंग स्केल का, आपकी जो रेटिंग स्केल होती है उसमें जो है आप किसे मापते हो, किसके में आप प्रयोग करते हो आप अभिवृत्ति में आप एप्टीट्यूड जो है आप यूज़ करते हो। ऐसे ही आपकी इसमें 4 प्रकार की स्केल होती है, आप मुझे उनका नाम लिखो, क्योंकि मैंने एक वीडियो में आपको बताए थे कि वो चारों स्केल आपकी कौन सी होती है। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे वे चारों स्केल आपकी कौन सी है। अगले पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा रक्षात्मक क्रियाविधि आपका डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, आपसे पूछा है कौन सा नहीं है। इसमें आपके बहुत सारे आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। यह भी आपको सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा ही दिया गया है। तो इसमें जो है आपका कौन सा नहीं है, इन्होंने आपसे पूछा, तो आपका डी जो है नहीं है। एसोसिएशन जो है आपका इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। रिग्रेशन आपका ये सब्लिमेशन ये सब चीज़ें आपके आती हैं। ठीक है, लेकिन डी जो है आपका इंक्लूड नहीं होता। चलिए अगले पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का हिस्सा नहीं है, इन्होंने क्या पूछा, आपका हिस्सा नहीं है। तो आपका प्रवाह हो गया, समयबद्धता, लचीलापन या फिर आपका नवीनता। तो कौन सा हिस्सा नहीं पूछा है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा है। तो आपका समयबद्धता, समय की पाबंदी से आप कोई भी क्रिएटिविटी चीज़ नहीं कर सकते, तो इस वजह से जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बल्कि जो आपका प्रभाव है, लचीला है, नवीनता, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है, ये इसके ही पार्ट माने जाते हैं, लेकिन आपका बी माना नहीं जाता। अगले पर चलते हैं। किस व्यक्ति ने प्रोजेक्ट विधि को बढ़ावा दिया है, तो यहाँ पर आपका व्यक्ति पूछ लिया, लेकिन यहाँ पर आपका व्यक्ति नहीं दिया, तो आपको व्यक्ति बताना है। तो व्यक्ति वैसे आपका जॉन डीवी हो जाएगा इसमें, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका प्रयोजनवाद में ही आपका जॉन डीवी इंक्लूड किया जाता है, ये आपको याद रखना है। जॉन डीवी किसके अंदर में आता है, आपके प्रयोजनवाद के, और प्रयोजनवाद में ही आपकी प्रोजेक्ट विधि दी गई है। ठीक है, तो अगले पर चलते हैं। आपके 235 निम्न में से कौन सी निगमन विधि है, आपसे निगम पूछ लिया। ठीक है, एक डिडक्टिव होती है, एक इंडक्टिव होती है। तो आपके डिडक्टिव पूछा है, तो आप पर सामान्य से विशिष्ट की ओर, वृहद से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये बताता है कि आपको ये क्या कर देगा, पहले आपको ये रूल सिखाएगा, फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल पर लेकर जाएगा। तो इस वजह से जो है ए सही हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। आपका 236 स्किनर बक्सा का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका स्किनर बॉक्स है वो आपका किस लिए किया जाता है, इन्होंने आपसे पूछ लिया। आपका किस लिए, शाब्दिक अधिगम ये नहीं होता, आपका अस्माशिक अधिगम ये भी इसमें यूज नहीं करते। ये दोनों चीजें होती है लेकिन स्किनर यूज नहीं करते। आपका अगला आ गया समस्या समाधान, ये आपका बिल्कुल सही है। मोटर अधिगम जो आपका गत्यात्मक है, शारीरिक से रिलेटेड है, ये भी नहीं है। लेकिन जो आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, समस्या समाधान जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगले पर चलते हैं। आपका ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है, भाव है, जानना है, इच्छा रखना या फिर करना। तो आपसे सिंपल सी डेफिनेशन पूछिए, नॉलेज क्या है। तो नॉलेज क्या है, आपका जानना, किसी चीज को समझना, नोन करना किसी चीज को। ठीक है, यही आपका क्या होता है, ज्ञान होता है। अगले पर चलते हैं। आपका क्रिया आपकी एक्टिविटी विधि है। आपको पूछा किसकी विधि, अध्यापक केंद्रित है, कथा केंद्रित, बच्चे या फिर चाइल्ड केंद्रित, या फिर आपका विषय केंद्रित। तो सिंपल सा है, ये आपकी क्रिया किससे कराओगे, बच्चों से ही तो कराओगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी। वैसे भी आपका चाइल्ड सेंटर ही आपकी थ्योरी मानी जाती है, चाइल्ड सेंटर्ड विधि ही आपकी ये है। अगले पर चलते हैं। कोलर व कोपका का विश्वास था कि अधिगम कार्य है, अंतर्दृष्टि नकल करना, प्रयास करना या फिर आपका अभ्यास करना। ये दोनों जो है आपके गेस्टालवाद से रिलेट है, गेस्टालवाद से जो है आपके रिलेट करते हैं। ठीक है, इन्होंने इसकी थ्योरी पर काम किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्दृष्टि। इन्होंने क्या कहा था, जो बच्चा या व्यक्ति है वो अचानक से सीखता है, उनके माइंड में जो है आपका ऐसे कोई ठोट आता है जिससे वो किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेता है। ठीक है, इन्होंने एक उस पर सुल्तान पर कार्य भी किया था। उसके दिमाग में क्या होता, आहा मूवमेंट आया था कि उसने वो चीज़ें जो है आराम से सीख ली थी, उसके दिमाग में अचानक से सोल्यूशन उत्पन्न हो गया। तो वो क्या होती है, आपकी अंतर्दृष्टि होती है। आगे चलते हैं। आपका त्रिभाषी सिद्धांत किसने दिया था, ये वाला क्वेश्चन अगेन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो आपने केवीएस का एग्जाम किसी बच्चे ने दिया होगा तो उसे पता होगा ये आपका ऐसे कैसे पूछा था, और ये आपका नेट में भी कई बार पूछा जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है, कोठारी आयोग ने ही आपका त्रिभाषी सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो आपका ए जो है इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक कौन थे, आपकी ह्यूरिस्टिक विधि आपकी किसके द्वारा दी गई थी, ये भी आपका अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आपका हर्बर्ट स्पेनर हो गया, आपका जॉन एडम्स हो गया, मुनरो हो गया, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही आपकी ह्यूरिस्टिक विधि दी थी। इसमें क्या था कि बच्चों के सारे पक्ष पर विकास करना है, बच्चों को सारी चीजें सिखानी है, हमें मानसिक, आपकी शारीरिक, इमोशंस रिलेटेड सारी चीजें। ठीक है, आगे आपका
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये बताना है आपका कब यूज हुआ था, कब इसे स्टार्ट किया था सरकार ने। तो ये आपका किया था डी, ये आपका 1988 में आपका लागू कर दिया था, ये प्रारंभ किया था। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैंने वैसे आपको बताया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप नाम सुन के ये नहीं कि ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड था, ये क्या था, बच्चों को पढ़ाने के लिए था। आपके जो छोटे स्कूलों में बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, वहाँ पर सुविधा नहीं मिल पाती, वहाँ पर सारे आपके सुविधा संसाधन जो है आपके वहाँ पर प्रदान करने से रिलेट था। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका किताबों को पढ़ते समय किताब व नेत्र के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। तो आपके इसमें पूछा है कितनी दूरी किताब और आपके नेत्र के बीच में होनी चाहिए। तो इसमें जो है कम से कम आपकी 12 इंच की दूरी जो है दोनों के बीच में होनी चाहिए, बाकी जो है ये गलत दे रखे। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके IQ की गणना की जाती है, ये वाला अगेन इंपॉर्टेंट आ गया। ये पूरा आपका सूत्र पूछ लिया कि इसमें से कौन सा सूत्र जो है IQ का है। ठीक है, तो आपका इसमें बताना है कौन सा है, M/CA ये वाला है। तो आपको ये कैसे याद रखोगे, इसकी एक तरीके सबसे पहले क्या है, आप माँ लिख लो, माँ जो है सबसे बड़ी होती है, माँ जो है सब कुछ होती है, इस तरीके से आप याद रख लो माँ, फिर उसके बाद आप CA लिख लो और मल्टीप्लाई आपका 100 है। ठीक है, तो बस इस तरीके से याद कर लो आप माँ अपॉन CA मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो आपका A जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसने दिए। जैसे कि मैंने आपको बताया इंटेलिजेंस के अलग अलग थ्योरी दी थी, अलग अलग सिद्धांत दिए थे, किसी ने 1 फैक्टर पर, किसी ने 2 फैक्टर पर, किसी ने 3। ऐसे आपका मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो है आपकी इंटेलिजेंस की, वो आपकी किसके द्वारा दी गई थी, वो आपकी थोंडाइक ने ही दी थी, ये आपको याद रखना है। एक है आपके बुद्धिकारक सिद्धांत से अलग भी आपकी एक बुद्धिकारक है, लेकिन वो आपका अलग हो गया, लेकिन ये आपका दिया बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपका थोंडाइक के द्वारा दिया गया था। अगला है आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो आपकी यूनिवर्सिटी का आयोग था, ये किसके द्वारा दिया गया था, इसके चेयरमैन कौन थे या इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा है। तो इसके अध्यक्ष जो थे आपके S राधाकृष्णन थे। और आपने जब UGC पढ़ा था, UGC भी आपके इन्हीं के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि UGC बनना चाहिए, UGC जो है विश्वविद्यालय स्तर पर बनना चाहिए, वो आपका विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा ही दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, UGC से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं और आपके विश्वविद्यालय आयोग, इन आयोग से तो आपके क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आपने बीएड में बहुत अच्छे से पढ़े, तो आपके बीएड का ही पोर्शन यहाँ पर उठाकर आपको देंगे। तो यहाँ पर जो है इसका C हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपका PWD के अनुसार एक विकलांग व्यक्ति का अभिप्राय, यदि व्यक्ति की विकलांगता का प्रतिशत निम्न में से कम नहीं है। ये वाले सारे ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसमें जो है आपके 40% अगर किसी के अंदर विकलांगता है तो ही उसे PWD में इंक्लूड किया जाएगा। ये 40% का जो क्वेश्चन है पहले भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे कि आपका KVS हो गया, CTET हो गया, आपका UGC NET हो गया, जो आप एजुकेशन का पेपर दोगे जब आपकी MAd कंप्लीट हो जाएगी। मैंने इससे रिलेटेड आपको कई सारी वीडियो दे रखी है, तो आप जाकर उसे देख लेना, आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे इसमें 35 लगा के आते हैं, जबकि इसका सही आंसर आपका 40 ही है। आगे चलते हैं। आपका NCTE आपका पूछ लिया, TE बताया था टीचर से रिलेटेड। आपका NCTE का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है, जयपुर, बेंगलुरु, भोपाल, नई दिल्ली। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है किसमें है, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं। आपका ICT का अर्थ है, इसकी पूरी फुल फॉर्म जो है आपसे पूछ ली, इसका कंप्लीट मीनिंग आपको बताना है, ICT की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है आपका इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आगे आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग। तो आपको जो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C जो है बिल्कुल सही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं। आपका शिक्षा में प्रकृतिवाद के कौन समर्थक थे। तो मैंने आपको बताया जहाँ पर भी आपको प्रकृतिवाद दिख जाए वहाँ पर आप सीधा रूसो के साथ चले जाओ, तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। बस आपको ये देखना है क्वेश्चन पूछा क्या है। तो आपका प्रकृतिवाद के समर्थक पूछ लो, प्रकृतिवाद में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले या प्रकृतिवाद की थ्योरी को अपने हर नियम में लागू करने वाले वो कौन थे, आपके रूसो थे। तो आपका इसमें जो है D सही हो जाएगा, तो रूसो जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमने आपका पूरा प्रीवियस पेपर डिस्कस कर लिया, पूरे 100 क्वेश्चन जो है मैंने आपको समझा दिए। तो आपकी तीनों ही मैराथन आपकी डन हो चुकी है। आपको क्या करना है, ये आपको मैराथन कंप्लीट करनी है और फिर आपको जितने भी प्रीवियस पेपर मैंने करा रखे हैं आपको वो दोबारा से देखने हैं। दोबारा से क्यों देखना है, क्योंकि आपने बेशक देख रखी हो वीडियोज़, लेकिन जब आप उसे दोबारा से देखोगे तो आपको वो सारी चीज़ें जो है पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये जो है आपकी तीनों मैराथन कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको इन मैराथन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। और आप सभी ने जो है अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे। एडमिट कार्ड से रिलेटेड मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप सेम वही प्रोसेस फॉलो करना और आपका एडमिट कार्ड जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा।
आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर बताइए। आप अपना रिव्यू देना ना भूलें और बताइए आपको आगे किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं आपको उन्हीं टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। जैसे कि आपकी मेरिट हो गई, आपकी यूनिवर्सिटी में जो आपके एडमिशन होंगे उससे रिलेटेड हो गई, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि आप एग्ज़ाम में क्या लेकर जाओगे, तो सब चीज़ें जो है आप मुझे बता सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।